वेलकम बैक टू पिकनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एजुकेशनल पॉडकास्ट में वेद भैया हैं जो मल्टीटास्किंग का बेस्ट एग्जांपल, जिन्होंने बहुत सारे एसएसबी रिकमेंडेशन, 4 टाइम एसएसबी रिकमेंड, बहुत सारे डिफेंस एग्जाम्स को क्रैक किया है। साथ में एनसीसी रैंक होल्डर है, तो वो आपको डिफेंस के बारे में अच्छे से डिटेल में बता सकते हैं। साथ में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और इन्होंने डिफरेंट एग्जाम्स को क्रैक किया है, जैसे कि ऑल इंडिया रैंक 5 इन इंडियन स्पेशल एंट्री, एनसीसी एंट्री, साथ में AR 16 इन इंडियन आर्मी एंट्री, साथ में AR 57 एफकेट एंट्री। बहुत सारे एंट्रीज के साथ इन्होंने मल्टीटास्किंग के एग्जांपल्स कहाँ से शुरू हुआ है, 9+ CGPA इन 4 ईयर। हाँ, इंजीनियरिंग के साथ इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स को क्रैक किया और साथ में 9+ CGPA को भी मेंटेन किया। तो वेद करके भैया, आप अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कहाँ से स्कूलिंग किया और क्या रिकमेंडेड रहे, ये इतने सारे एसएसबी रिकमेंडेशन कैसे हुआ? Okay. So, hi Piyush, it is first of all a very good moment for me to join your YouTube channel Picnic Study. Thank you for having me here. So, schooling के बारे में आपको बताता हूँ. I am born and brought up in Pune. So, मेरा schooling, junior college और engineering सब पुणे से ही हुआ है. पुणे ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट है, तो मेरा स्कूलिंग अभिनव विद्यालय इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल से हुआ था और बाकी सब पूरा एजुकेशन मेरा पुणे से ही है. तो भैया पुणे से स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हाँ. आपने एनसीसी भी ज्वाइन किया है, हाँ. तो एनसीसी का क्या एक्सपीरियंस रहा और डिफेंस स्प्रेंट, डिफेंस के माइंड में, डिफेंस की लाइन में क्यों आए? ओके. तो एनसीसी के बारे में बताता हूँ. मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था, मैंने डिसाइड किया था कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है. तो मैंने फर्स्ट जब मेरा बोर्ड का रिजल्ट आया 10th स्टैंडर्ड बोर्ड का, तब मुझे 89.4% मिले थे और मैथमेटिक्स में 98 आउट ऑफ 100 मिले थे. तो immediately within 1 hour of the result, my mom, who was working then, came home and we took admission to an organization called as Apex Careers, जो कर्नल ब्राह्मणकर सर चलाते हैं. तो एपेक्स करियर्स में मैंने 11th प्लस 12th प्लस एनडीए ऐसा एक मॉड्यूल लिया था. और तब जब मुझे जो दोस्त मिले वो मुझे एपेक्स करियर से ही मिले, जो डिफेंस एस्पायरेंट्स का हमारा ग्रुप हो गया था. तो मैंने फर्स्ट मेरा एनडीए का अटेम्प्ट 2020 में दिया था. एंड बिकॉज ऑफ माय बर्थ डेट, आई एम नवंबर बॉर्न, उस वजह से मुझे सिर्फ 2 एनडीए अटेम्प्ट मिले, एनडीए 144th कोर्स एंड 145th कोर्स. So I was not able to clear the return of NDA 144. I cleared return of NDA 145th course and I went to 1AFSB Dehradun. That was my very first SSB in the year of 2020 and I got conferenced out. तो उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि आर्म फोर्सेस में तो जाना ही है. तो उस वजह से मैंने जब इंजीनियरिंग स्टार्ट की, तो इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में आई गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड इन टू 3 महाराष्ट्र एयर स्क्वाड्रन एनसीसी. तो 3 महाराष्ट्र एयर स्क्वाड्रन एक ऐसा प्रेस्टिजियस एनसीसी यूनिट है पुणे का, जिसमें वो ओपन यूनिट है बेसिकली एयर विंग का. तो सब पुणे के जो जो स्टूडेंट्स है, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, अदर स्ट्रीम्स के जो स्टूडेंट्स है, दे वांट टू गेट इनटू एयर स्क्वाड्रन एनसीसी because of the various facilities, like we get a sortie, we get to fly an aircraft, right? तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है. तो तब हमने एनसीसी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैं और मेरे दोस्तों ने. हमने 1600 मीटर्स रनिंग का स्टार्ट किया. हमने रिटन एग्जाम जो रहता है एनसीसी एंट्री का, उसका जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट किया. बेसिक फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स. एंड आउट ऑफ मेनी हु केम फॉर एनरोलमेंट इनटू 3 महाराष्ट्र एयर स्क्वाड्रन, few of us were selected. And total count in my batch was around 70 to 75 SDs. That is 75 boys were selected. और वहां से वो एनसीसी की जर्नी और डिफेंस की जर्नी, प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट हुई. भैया जैसे आपने बताया कि आपको 2 ही एनडीए अटेम्प्ट मिले, तो फर्स्ट अटेम्प्ट का रिटर्न नहीं निकलने के बाद वो जब डिमोटिवेशन आया होगा, उसे कैसे मोटिवेशन में कन्वर्ट करके अगले एनडीए की तैयारी किया? तो डीमोटिवेशन तो ऐसे नहीं था यार पीयूष, क्योंकि मेरा, जैसे मैंने बोला कि मेरे ग्रुप जो था वो बहुत बड़ा था जो हम प्रिपेयर कर रहे थे. तो उसमें सिर्फ एक बंदे का तब रिटर्न क्लियर हुआ और उसी बंदे का एसएसबी भी क्लियर हुआ था.
So he is a commissioned officer into Indian Navy right now, Sub Lieutenant Vedant Akerkar, India 144th कोर्स। तो मेरा जो मोटिवेशन था नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए वो वेदांत था। वेदांत अकेरकर मेरा दोस्त था और फिर वो मोटिवेशन लेके हमने प्रॉपर सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी करने के बाद वी वर एबल टू मेक इट टू द रिटन एग्जाम। वी कुड क्रैक द रिटन एग्जाम। तो भैया फर्स्ट एसएसबी आपकी देहरादून में पड़ी, जहाँ आईएमए है। तो कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पे एसएसबी में, फर्स्ट एक्सपीरियंस? सो एक्चुअली आई बिलोंग टू अ सिविलियन बैकग्राउंड। मेरा कोई मेरे पापा मम्मी फोर्सेस में दे डू अ प्राइवेट जॉब इन सिटी ऑफ पुणे एंड दिस वाज माय फर्स्ट टाइम दैट आई वाज गेटिंग आउट फ्रॉम माय हाउस। ओके, इट वाज वेरी न्यू फॉर मी टू ट्रैवल अलोन टू गो टू अ प्लेस which I do not know. सो मैं जब गया 1FSB देहरादून तो दिसंबर में गया था। तो पुणे का जो मतलब वेदर है दैट इज अ वेरी प्लेजेंट एनवायरनमेंट, नॉट टू कोल्ड, नॉट टू ह्यूमिड ऐसा। एंड व्हेन आई वेंट इनटू देहरादून इन दिसंबर द कोल्ड वाज लाइक एनीथिंग। दिस आई वाज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग दिस। तो तब मेरा एक्सपीरियंस तब भी अच्छा था। जो प्रिपरेशन मैंने की थी उस प्रिपरेशन के हिसाब से आई वाज एबल टू गिव माय 100%। बट कुछ जो टास्क है जैसे जीटीओ में होगा या साइकोलॉजी में होगा तब उतना क्या बोलते हैं रिफर्बिश्ड नहीं था मैं। तो उस वजह से मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था 1FSB देहरादून में। बल्कि मेरे रिटर्न में मार्क्स बहुत अच्छे थे। आई स्टिल रिमेम्बर आई हैड अराउंड 430 मार्क्स इन माय एनडीए रिटर्न एग्जाम। तो वहां से वो जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई थी एंड दैट वाज अबाउट माय फर्स्ट एसएसबी इन देहरादून। तो भैया फर्स्ट एसएसबी जब दिया, उसके बाद घर आने के बाद आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। वो जर्नी कहाँ थी और कहाँ से इंजीनियरिंग की तैयारी किया? तो आई गेव मल्टीपल एग्जाम्स। जैसे मैंने एनडीए दी थी, मैंने सीईटी एमएचसीईटी रहते महाराष्ट्र कॉमन इंजीनियरिंग टेस्ट, तो वो मैंने दी थी। और मैंने जेडब्ल्यू मेंस भी दिया था। जेडब्ल्यू मेंस में फिर भी उतने अच्छे स्कोर नहीं थे बिकॉज आई वाज नेवर इंक्लाइंड टूवर्ड्स आईआईटीज और एनीथिंग। तो सीईटी मैंने दी। आई हैड 93 परसेंटाइल इन माय सीईटी एंड द ओनली रिक्वायरमेंट आई वाज लुकिंग फॉर इज एनसीसी है या नहीं कॉलेज में। तो जब मैं कॉलेजेस ढूंढ रहा था तब उन्होंने, जो मेरा कॉलेज है मराठवाड़ा मित्रमंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ इधर एनसीसी है, इधर एनसीसी के कैडेट्स है। तो आई न्यू दैट आई विल गेट दैट एक्सपोजर। owing to that I got myself enrolled into MMCOE मराठवाड़ा मित्रमंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन द ईयर 2021। और तब मेरा कोविड चल रहा था तो मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का हाफ मेरा कोविड में ही गया। और वहां से फिर इंजीनियरिंग 4 साल इंजीनियरिंग की प्रॉपर, और साइड बाय साइड एनसीसी एक्स्ट्रा करिकुलर। फिर फोर्थ ईयर में जॉब करके मैंने 4 एसएसबी भी निकाले थे, वन आफ्टर द अदर। भैया जब आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, तब आपका गोल था कि कॉरपोरेट सेक्टर में जाना है? उस समय क्या गोल चेंज हुआ था कि कॉरपोरेट सेक्टर में जाना है, डिफेंस? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा गोल पहले से वही था कि डिफेंस सेक्टर में जाना है। सो फर्स्ट ईयर से मैंने सीडीएस की, एफकैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मेरे दोस्त भी थे, उन्होंने भी स्टार्ट कर दी थी। और एनसीसी वाज वन ऑफ द मोस्ट मेजर पिवट, वेयर आई ऑलवेज हैड कंटिन्यूअस मोटिवेशन। तो उधर जो दोस्त मिले तब हमने ग्रुप फॉर्म किया था। वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर, प्रॉपर ग्रुप स्टडी करके ये करके हमने हमारा एफकैट एग्जाम, फर्स्ट इट वाज फर्स्ट एफकैट एग्जाम दैट आई क्लियर्ड। कॉर्पोरेट वाज माय सेकंड प्रायोरिटी। पर मेरा फर्स्ट जॉब जो था थीटा मेजरमेंट एंड कंट्रोल सॉल्यूशंस में, बाय गॉड्स ग्रेस वो जॉब भी मुझे ऐसा मिला विच वाज इन एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। So I have hands-on experience in working with Indian Air Force with, Indian Air Force technology. For example, I have worked on Mirage aircraft. उसका एक टेस्टर होता है जो, हाँ, जो वो कंपनी में मैं काम कर रहा था, they were making a indigenous version of that. So I had hands-on experience on working on that, particular module. I have visited, I visited Air Force Station Tughlakabad in New Delhi, near Delhi। तो उधर मैंने एयर मार्शल विभास पांडे जी थे जो मेंटेनेंस कमांड के तब चीफ थे। तो उनको भी मैंने वो मॉड्यूल का प्रेजेंटेशन दिया था। और मैंने 9 BRD पुणे में काम किया है। मैंने 40 विंग ग्वालियर जो मिराज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेस है, उधर भी मैंने काम किया है। तो उधर से वो कॉर्पोरेट और एसएसबी से दोनों साइड बाय साइड मैनेज करके मैं कर रहा था।
इंजीनियरिंग के साथ भैया मोटिवेशन आपके डिफेंस लाइन में है, क्योंकि इंजीनियरिंग भी उतनी ईजी नहीं है। प्लस आपने 9 प्लस सीजीपीए मेंटेन किया 4 साल में, हाँ, और साथ में डिफेंस हाँ, एसएसबी की तैयारी भी चल रही हुँ, होगी, तो वो कैसे मैनेज हाँ। किया मल्टीटास्किंग? हाँ, तो फर्स्ट ईयर में जैसे लॉकडाउन था तो उधर भी मुझे मेरा दोस्त बहुत अच्छा मिल गया था, उत्सव रोहिला, ठीक है? ही वाज़ आल्सो अ डिफेंस एस्पिरेंट, ही वाज़ आल्सो प्रिपेयरिंग लाइक मी ओनली। सो फर्स्ट ईयर में हमने सोचा कि यार सब लॉकडाउन में है, हमें ना कल्चरल इवेंट मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। एंड दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम दैट टू ऑफ अस थॉट ऑफ एन आइडिया टू हैव एन ऑनलाइन कल्चरल इवेंट ऑफ एवरीवन। ओके, तो वहाँ हमने पहला हमारा फेस्टिविस्टा करके एक कल्चरल इवेंट ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया था हम दोनों ने। वी वर द कोर टीम मेंबर्स। सो अलोंग विथ ऑर्गेनाइजिंग दीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, I also was a part of many other groups, such as I was the NCC representative of my college student council, and I was also participating in other extracurricular activities, जैसे क्लब होते हैं अलग अलग। तो उस क्लब के जो जो इवेंट्स थे उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करता था। और साइड बाय साइड इंजीनियरिंग की स्टडी मैंने ऐसे की कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स पुणे यूनिवर्सिटी के, वो मैं बहुत सॉल्व करता था। उसके लिए मैंने एक स्पेशल बुक लेके रखा था वो पेपर सॉल्व करने के लिए। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है हर थियरी के, तो उसमें अगर आप प्रैक्टिकल्स में अच्छा करो तो तुम्हारा थियरी भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। तो ये दोनों मतलब बैलेंस करने का मैंने ट्राई किया था। आई वॉज कंसिस्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट, इन एक्स्ट्रा करिकुलर, इन माई फिजिकल फिटनेस, स्पोर्ट्स, और एंड ऑल्सो द स्टडीज। अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर और पूछो तो स्पोर्ट्स में आई रिप्रेजेंटेड माई कॉलेज इन क्रॉस कंट्री कंपटीशन, जो पुणे यूनिवर्सिटी का हुआ था। तो तब मैंने रनिंग की आदत बहुत डाल दी थी। मैं 10 किलोमीटर 12.5 किलोमीटर के मैराथन्स बहुत दौड़ता था, क्योंकि पता है कि एकेडमी में जाके यही करना है। तो वो स्पोर्ट्स और एकेडमिक साइड बाय साइड वो हो गया। और मैंने ये भी सुना था कि एयरफोर्स एकेडमी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो यू हैव टू स्टडी अ लॉट। जो अगर फ्लाइंग हो तो फ्लाइंग में भी बहुत पढ़ाई है। तो मैं मुझे पढ़ाई की आदत मुझे डाल लेनी थी। तो दैट्स व्हाई आई आई ट्राइड टू कोप अप विथ ऑल द एस्पेक्ट्स, एंड लाइक दैट आई डिड मल्टीटास्किंग। भैया आप एक इंजीनियरिंग भी आपने किया, फिर एसएसबी भी इतने रिकमेंड किए, डिफेंस असिस्टेंट। तो भैया एनसीसी ज्वाइन करने का आइडिया कब आया, और क्या ये मतलब किसी ने आपको बताया था एनसीसी ज्वाइन कर लो, डिफेंस में फायदा होगा, एसएसबी में? ओके, तो यार जब मैं एनडीए से कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था 1 एएफएसबी से, तब हमने डिसाइड किया था कि एनसीसी एयरविंग में जाना है। तब मेरे एक सीनियर थे जो एपेक्स करियर्स में थे, उनका नाम है प्रतीक भोसले। नाउ ही इज अ फ्लाइंग ऑफिसर इनटू इंडियन एयरफोर्स, ही इज अ टेक्निकल ऑफिसर। तो उनसे मैंने गाइडेंस ली थी कि सर प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं हम एनसीसी के। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर बताया था। ही वाज अ रैंक होल्डर इन एनसीसी, तो ही गाइडेड मी वेरी वेल। और एनसीसी में जाके फिर जो जो मतलब एनसीसी में ऐसे एक्टिविटीज होते हैं कि तुम्हारा जो ग्रुप डायनेमिक्स का एक वो रहता है ना क्वालिटी, वो ग्रुप डायनेमिक्स बहुत अच्छी हो जाती है तुम्हारी। योर सोशल एडेप्टेबिलिटी गेट्स एनहांस्ड, योर फिजिकल फिटनेस गेट्स एनहांस्ड, योर सेंस ऑफ कॉमरेडशिप गेट्स एट एपेक्स लेवल। तो ये सब चीजें जो है, दोज आर ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट इन योर एसएसबी। एंड आई माई सेल्फ वॉज अ रैंक होल्डर इन माई सेकेंड ईयर ऑल्सो एंड थर्ड ईयर ऑल्सो। सेकेंड ईयर में मैं एलएफसी था, लीडिंग फ्लाइट कैडेट था। थर्ड ईयर में सीडब्ल्यू कैडेट वारंट ऑफिसर था। तो मैंने एनसीसी का कैंप भी किया है। मतलब मेरे थर्ड ईयर में मैंने एयरफोर्स अटैचमेंट कैंप किया था बिदर, एयरफोर्स स्टेशन बिदर में। तो उधर जो जो हमने एक्टिविटीज की, लाइक ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, जैसे हमारा सिम्युलेटर है एयरक्राफ्ट का, तो सिम्युलेटर के इनॉग्रेशन का ऑर्गेनाइजेशन हो, या स्क्वाड को लीड करना हो, रेगुलर परेड में अटेंडेंस लेना हो, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं करता था। मतलब जो टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सब मैं करता था। तो मैं बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इन यूनिफॉर्म, एनसीसी, दैट इज थ्री महाराष्ट्र एयर स्क्वाड्रन, दैट इज द वेरी वेरी फर्स्ट, क्या बोलते हैं कि वेरी फर्स्ट रीजन व्हाई आई हैव क्लियर्ड माय एसएसबी मल्टीपल टाइम्स। भैया तो जैसे आपने एयरफोर्स में हो अभी, तो ये आपको कैसे आया कि एयरफोर्स में जाना चाहिए, आर्मी में जाना चाहिए, नेवी में जाना चाहिए?
जैसे मैंने यार हर डिफेंस एस्पायरेंट लक्ष्य मूवी देखता है। लक्ष्य मूवी और कारगिल 1992 वॉर के सॉरी 1999 वॉर के ऊपर जो मूवी है, वो देख के मुझे पहले ऐसा था कि मैं आर्मी में जाऊँगा। पर उसके बाद जो एनडीए है नेशनल डिफेंस एकेडमी दैट इज़ वेरी क्लोज टू माय लोकेलिटी और उधर हमारा एक फ्लैट था, तो मेरे पापा ने उधर कुछ टेनेंट रखे थे। that tenant happened to be one of the civilian faculty of National Defense Academy. तो उन्होंने एक बार हम मुझे और मेरे फैमिली को वो पासेस दिए थे पासिंग आउट परेड के और तब वो जब पासिंग आउट परेड चल रही थी और जब वो ऊपर से सुखोई गए तो वो when the Sukhoi aircraft went I decided then and there that I want to join Air Force because I was always keen on how the aircraft flies और उसकी जो टेक्निकलिटीज है उसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड था तो इसलिए मैंने तब डिसाइड किया कि आई फर्स्ट गिव माय प्रेफरेंस टू एयरफोर्स व्हाइल राइटिंग माय एनडीए एग्जाम। तो भैया जैसे आपने एसएसबी का फर्स्ट अटेम्प्ट जब देहरादून में गए, रिकमेंड नहीं हुआ, तो वहाँ पे क्या माइंडसेट था कि मुझे किस चीज पे काम करना पड़ेगा? हाँ, तब जो फर्स्ट एएफएसबी में मैंने एक प्रॉपर एनालिसिस किया था कि वेयर आई वेंट रॉन्ग, व्हाट शुड बी इम्प्रूव्ड अपॉन। तब मुझे पता चला कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज माय फिजिकल फिटनेस व्हिच आई शुड डेवलप over a period of time. Secondly, I must get adapted to any situation, any environment and any group of people. तो ये सब मेरे बैक ऑफ द माइंड था जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और वैसे ही आई ट्राई टू मोल्ड माई सेल्फ। आई केप्ट माई सेल्फ इन मोस्ट अनकंफर्टेबल सिचुएशंस जैसे डायरेक्टली जाके माइक लेके कोई ये कर देता था स्पीच देता था मैं कॉलेज में या एनसीसी में जो मैं मुझे जो जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी हर अपॉर्चुनिटी में लेता था क्योंकि पता है कि दैट इज मेंट फॉर कैडेट्स डेवलपमेंट एनसीसी कैडेट्स डेवलपमेंट। तो ऐसे मैंने खुद को मोल्ड किया था इंजीनियरिंग में। भैया जैसे रिकमेंडेशन हुए एसएसबी में, तो क्या इसमें एनसीसी या फिर क्लब एक्टिविटी या फिर पब्लिक स्पीकिंग का कितना रोल रहा? हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि एनसीसी इज द फर्स्ट रीजन व्हाई आई एम हैविंग दिस 4 recommendations in my hand. एनसीसी and specifically 3 Maharashtra Air Squadron, the most prestigious squadron of this country. ठीक है। तो उसका ऐसा जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजिंग मल्टीपल इवेंट्स गिविंग स्पीच और जो कल्चरल इवेंट्स होते थे कॉलेज में उसमें मैं हमेशा एंकरिंग करता था। आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी डांस और उसमें कभी नहीं किया मैंने लेकिन जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में एंकरिंग रहता है एंकरिंग के लिए मैं हमेशा जाता था क्योंकि आई न्यू दैट कि एसएसबी में एक लेक्चरेट करके हमारा रहता है जीटीओ में। तो मुझे जो मेरा पब्लिक स्पीकिंग है वो अच्छा करना है। मतलब अच्छा भी करना है और रिफर्बिश करना है मुझे तो इसलिए मैं एंकरिंग करता था पब्लिक स्पीकिंग करता था स्क्वाड लीड करता था स्पेशली एनसीसी में। मतलब मेरा जो सीनियर अंडर ऑफिसर था सुजीत जाधव तो सुजीत ऐसा था कि सुजीत ऑलवेज यूज टू गिव मी द स्क्वाड ऑफ माय बैचमेट्स टू हैंडल। मतलब अगर आपको आपके बैचमेट्स को हैंडल करना है ना दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क रादर देन हैंडलिंग योर जूनियर्स। जूनियर्स को हैंडल कर सकते हो पर अपने बैचमेट्स को हैंडल करना बहुत वैसे डिफिकल्ट है। ठीक है। तो वो हमेशा मुझे उनका ही स्क्वाड देता था उनका ड्रिल लेने के लिए देता था। तो व्हाट आई डिड आई डेवलप्ड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट अमंग द थर्ड ईयर्स ऑल्सो कि रिलेटेड टू ड्रिल होगा या रिलेटेड टू द एक्टिविटीज विच आर कंडक्टेड इन अ स्क्वाड। तो उधर से मैंने प्रॉपरली वो किया था एनसीसी में और एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे मैंने आपको बताया एंकरिंग किया था क्विज कॉम्पिटिशन्स में मैं पार्ट लेता था और एंड आई हैव अ हॉबी ऑफ रीडिंग हिस्ट्री अलॉट। तो हिस्ट्री पढ़ने से भी बहुत हमें अच्छे वो मिलते हैं इंसाइट्स मिलते हैं। तो ऐसे प्रिपरेशन की थी मैंने मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी वाइज। ये जब ये आपकी माइंडसेट थी कि डिफेंस लाइन में जाना है, डिफेंस एस्पिरेंट बनना है या फिर एग्जाम निकालने हैं, जैसे एफकेट हो गया और ये बहुत सारे जो आपने एग्जाम निकाल रखे हैं, हम्म। तो उस समय इंजीनियरिंग का सिलेबस हम्म। कैसे मेंटेन किया और उसके साथ 9+ सीजीपीए, एक एवरेज सीजीपीए से ऊपर कैसे हाँ। सीजीपीए ला पाए? हाँ, तो इंजीनियरिंग का जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रैक्टिकल्स रहते हैं आई नेवर यूज टू मिस एनी प्रैक्टिकल्स।
प्रैक्टिकल्स अगर आप अच्छे कर रहे हो तो आपके लिए थ्योरी बहुत अंडरस्टैंड करने के लिए ईज़ी रहता है। तो आई वाज़ वेरी पैशनेट अबाउट दिस रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स। I did my internship in DIT DRDO, Defense Institute of Advanced Technology, DRDO जो पुणे खड़कवासला में है, उधर से मैंने इंटर्नशिप की थी। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता था। आई यूज्ड टू डेवलप दिस पर्टिकुलर एल्गोरिदम कि अगले ईयर के कोई जैसे अभी मुझे जो एग्जाम आने वाला है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये एनालिसिस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से किया था। So I used to target only that specific syllabus rather than just reading everything. जो important aspects है सिर्फ वही करता था मैं filter कर करके and eventually that only used to get reflected in the paper. तो ऐसे मैंने consistently 9+ pointer maintain किया था and I was always within the second or third topper in my academic in every semester. तो भैया जैसे आपने बताया कि आप खड़कवासला पुणे से बिलोंग करते हो, तो क्या ये मोटिवेशन का कारण भी था कि जो इतने एनडीए में रिकमेंड नहीं हुए, 10th से प्रिपरेशन हम्म। स्टार्ट किया और वो पूरी हाँ इंजीनियरिंग जर्नी में रखा हाँ मोटिवेशन, हाँ। तो ये क्या खड़कवासला और पास में होने का कोई राइट। फायदा हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ। खड़कवासला जैसे मैं खड़कवासला में नहीं रहता हूँ, मैं कोथरूड एरिया में रहता हूँ, लेकिन इंडिया का जो त्रिशक्ति गेट है, बिल्कुल मेरे घर के साइड में ही है। तब मैं देखता था कि पासिंग आउट परेड के टाइम जो एयरक्राफ्ट्स ऊपर से जाते हैं, तो हमेशा वो देख-देख के आई यूज्ड टू फील मोटिवेटेड। हम साइक्लिंग या रनिंग करने जाते थे, हम सब दोस्त, इंडिया त्रिशक्ति गेट। तो उधर ऐसे उन्होंने बोर्ड्स लगा के रखे हैं, जिसमें कैडेट्स के फोटोज़ या एयरक्राफ्ट के फोटोज़, टैंक लगाया है। ऐसे उधर मॉन्यूमेंट्स वगैरह है एंड दैट एरिया इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एरिया। तो वैसा मोटिवेशन तो वो कंटिन्यूस है ही एनडीए का। तो भैया जब आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, तो उसके साथ आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो कैसे मोड में था, ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर कोई बुक्स रीडिंग करके खुद से? नहीं, प्रिपरेशन पूरा ऑफलाइन ही किया था मैंने। कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं किया एसएसबी का। सब प्रिपरेशन मैंने मैंने एक एक्चुअली एकेडमी मेरे थर्ड ईयर में मैंने ज्वाइन कर ली थी, स्टेपिंग स्टोन एकेडमी। तो उधर से मैंने एक मॉड्यूल किया था अराउंड 12 डेज का। तो वो एक था, लेकिन जो सेल्फ प्रिपरेशन हम जो खुद करते हैं, जब खुद लगा के साइकोलॉजी टेस्ट सॉल्व करना हो, उसका एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका एनालिसिस करना हो, फिर ग्रुप टास्क में जैसे करंट अफेयर्स का रीडिंग हो, लेक्चरेट डिलीवरी प्रैक्टिस हो, तो वो सब मैं घर पे ही खुद से ही करता था। तो ऐसे सेल्फ स्टडी करके, दोस्तों से बात करके, सीनियर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिवट। जो मेरे सीनियर्स थे एनसीसी के, जो रिकमेंडेड थे, आई यूज टू ऑलवेज बॉदर देम व्हेन आई हैड अ माइन्यूट डाउट। कोई भी डाउट हो एसएसबी के रिलेटेड, मैं उनको रीच आउट करता था एंड दे वर वेरी एक्चुअली वेरी ओपन टू दीज क्वेश्चन। जैसे मैं सीनियर, मैंने प्रतीक भोसले सर का नाम लिया। प्रतीक भोसले सर थे मेरे कॉलेज में, मेरे मतलब सीनियर, मतलब आई कंसिडर हिम एज लाइक माय बिग ब्रदर। जय रावल सर, तो जय सर क्लियर्ड एसएसबी, तो उनसे मैं गाइडेंस लेता था। ही इज ऑल्सो कमीशन ऑफिसर, ही इज अ लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी राइट नाउ, इज एसएससी टेक एंट्री। तो सीनियर्स और सेल्फ प्रिपरेशन और मेरे बैचमेट्स बैचमेट्स का एक बहुत अच्छा सपोर्ट था मुझे हर वक्त। कुछ भी प्रॉब्लम हो, बैचमेट्स वर ऑलवेज देयर। जैसे मैं बैचमेट्स का अगर नाम लूं, तो सुजीत जाधव है, प्रणव भोसले, राहुल पिसे है, ओमकार कोंडे, मंदार, अक्षय, प्रथमेश, एवरीवन दीज आर ऑल्सो डिफेंस एस्पायरेंट्स। उन्होंने भी मल्टीपल टाइम्स एसएसबी क्लियर की है। तो मेरे दोस्त ऐसे है कि हर लोग फोड़े हैं, मतलब फोड़े मतलब उन्होंने हर हर फील्ड में फोड़ रखा है। So Sujit Jadhav is training right now in Indian Military Academy. Rahul Pise is in Indian Naval Academy. Omkar, Pranav, they are multiple times recommended candidates, same as me. तो हमारा मतलब जैसे हम कोटरी बोलते हैं ना इंग्लिश में, जैसे ग्रुप ऑफ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स, तो वो सब लोग थे। अनीश था मेरा दोस्त, अनीश सहस्त्रबुद्धे, उसी मतलब उसका भी ऐसा एक सपोर्ट है मेरे लिए कि अगर वो नहीं रहता ना, तो मतलब ये जर्नी बहुत थोड़ी सी मेरे लिए अप डाउन वाली होती थी। लेकिन बिकॉज ही वॉज ऑल्सो देर, ही ऑल्सो इज 2 times recommended candidate for SSB, and he is my friend since the apex time that I told you, apex careers from my 11th 12th standard.
तो वो तब से हम फ्रेंड्स हैं। सुजीत जाधव भी 11th-12th में एपेक्स करियर्स में था। तो माय फ्रेंड्स, माय सीनियर्स, माय एनसीसी एंड द सेल्फ स्टडी दैट आई डिड एंड कांस्टेंट सपोर्ट फ्रॉम माय फैमिली, उससे मैं एसएसबी क्लियर कर पा रहा हूँ। तो मतलब पूरा जो दोस्तों का गैंग था, पूरा इकोसिस्टम बना हुआ था डिफेंस एस्पिरेंट्स का। राइट, राइट। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो उस इकोसिस्टम का बहुत फायदा होता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब जैसे प्रिपरेशन हो तो टेस्ट स्पेसिफिक, और ऐसा होता है कि दोस्तों में ना, कि अगर दोस्त भी हमारा रिकमेंड हुआ तो वी शेयर द सेम हैप्पीनेस बिकॉज़ वी स्टडीड टुगेदर। इसमें देयर इज़ नो रियली कॉम्पिटिशन बिटवीन अस, बट वी पुश ईच अदर टू सक्सीड। तो ऐसे उनका एक क्या पुश था। और जैसे उत्सव रोहिला मैंने बताया, मेरा दोस्त, ही इज ऑल्सो अ कमीशन्ड ऑफिसर लेफ्टिनेंट इनटू इंडियन आर्मी। तो वो भी ऐसा था कि ही वाज ऑल्सो वेरी डिटरमाइंड टू क्लियर एसएसबी एंड गेट थ्रू। तो वो इकोसिस्टम जैसे आपने बोला वो अच्छा था, बहुत सब लोग सपोर्टिव थे। एंड ग्रुप डायनामिक्स इज, एज आई मेंशन्ड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिवट ऑफ सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो मेरा ग्रुप डायनामिक्स बहुत अच्छा था, और उसका रीजन ये सब लोग हैं। तो भैया सबसे पहले जब एसएसबी फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, तो पहला कौन सा एग्जाम निकला और कौन सा एसएसबी फर्स्ट रिकमेंडेड था और क्या फीलिंग थी वहां पे? हाँ, बताता हूँ। तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ एनडीए से। उसके बाद मैंने फिर से एक बार टीजीसी का अटेम्प्ट दिया था, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स ऑफ 139, टीजीसी 139 मैंने दिया था। आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम देयर ऑल्सो इन इलाहाबाद। तो उसके बाद मैंने आई वेंट टू इंडियन कोस्ट गार्ड, आई क्लियर्ड माय एग्जाम। उसमें ऐसा होता है कि पीएसबी मेरा गोवा में हुआ था, जो फर्स्ट फेज रहता है। उधर में रिकमेंड होके फिर नोएडा में सेकंड फेज होता है हमारा 1 महीने के बाद। उसका एक एडवांटेज ये है कि यू गेट टू प्रिपेयर ओनली फॉर स्टेज 1 एंड ओनली फॉर स्टेज 2। यू हैव दैट टाइम। तो वो प्रिपरेशन करके जब मैं स्टेज 2 गया, तब एक्चुअली मैं ग्वालियर में था। आई वॉज वर्किंग इन एयरफोर्स स्टेशन ग्वालियर देन। तो तब मैं अकेला ही था मेरे रूम में, तब मैं पढ़ाई करता था प्रॉपरली साइकोलॉजी के लिए, और अदर करंट अफेयर्स रीडिंग वगैरह, इंटरव्यू टेक्निक के लिए प्रॉपर उधर पढ़ाई की थी मैंने। एंड माय कंपनी दैट इज टीएमसीएस, थीटा मेजरमेंट एंड कंट्रोल सॉल्यूशंस पुणे, those people, that organization also supported me well in that sense। एंड मुझे छुट्टियों का ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं होने दिया उन्होंने। आई वेंट टू द एफएसबी, दैट इज फाइनल सिलेक्शन बोर्ड इन कोस्ट गार्ड इन ऑन अगस्त 2024, इन अगस्त 2024। तो तब प्रॉपर सब अच्छा गया था। आई वाज नॉमिनेटेड मल्टीपल टाइम्स फॉर दिस सॉल्यूशन गिविंग फॉर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, फॉर गिविंग नरेशन एक्सेट्रा। तो तब मैं नॉमिनेट भी हुआ था। मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट अच्छा था, लेकिन एक ऐसा था कि आई डेवलप्ड हाई फीवर इन कोस्ट गार्ड एसएसबी। और मुझे फीवर था, तो तब भी मतलब जैसे लक बोलते हैं ना, लक ऐसा था कि जो मेरा ग्रुप रहता है ना एसएसबी में, जो मेरा ग्रुप था वो बहुत सपोर्टिव था। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर, आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ द गाय आयुष, ही इज ऑल्सो रिकमेंडेड राइट नाउ। ही इतना अच्छा बंदा है, ही ब्रॉट दैट हॉट वाटर इन द बकेट फॉर मी टू जस्ट कीप दैट हैंकरचिप। तो ऐसे मैंने दिया है वो एसएसबी। आई वाज वेरी वेरी इल दैट टाइम, but I got recommended. That was my first recommendation. I still remember my chest number was 45, Piyush, then. And in the conference, I was asked, what is the total of your chest number? So I said, sir, it is 4 plus 5, 9. He asked me, 9? What is 9? So I told 9 is the square of 3. He again asked me, 3? What is 3? Now I know that he was trying to grill me. So I gave, a different answer. I said, 3 stands for Brahma, Vishnu and Mahesh. ऐसे मैंने आंसर दिया था तब, यू नो उसके बाद मतलब मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, हाउ वाज योर स्टे, हाउ वाज द फूड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा पूछा। एंड व्हेन वी वर वेटिंग इनटू द रूम आफ्टर, व्हेन द ऑफिसर कम्स एंड अनाउंसेस द रिजल्ट, I was I was sure of my performance, but I have been always taught that don't worry about the results, you must give your performance। तब वो अनाउंस कर रहे थे, they announced chest number 41, I guess। After that they did not announce 45, they announced a number which is after 45। ठीक है, तो मैंने सोचा यार चलो गया। But later they announced my chest number 45, and I was the only
only we were two of us who got recommended from our group. One was Lalit Sisodia. He also is he has cleared his CAPF exam right now. तो ललित सिसोदिया और मैं, हम दोनों मेरे ग्रुप से recommend हुए थे. तब मेरा feeling बहुत अच्छा था. I immediately called my parents. I was weeping because it was my first recommendation, and that moment was really very good moment for me, one of the most memorable moment. और मतलब मेरे recommendations ऐसे है कि I have given only 6 attempts where I have seen conference. Only 2 are conference outs and 4 are recommendations. तो मेरे मेरे फेलियर जैसे आप बोलते हैं वैसे 2 ही है मेरे, बाकी मेरे 4 ही रिकमेंडेशन है. तो दैट वाज अबाउट माय कोस्ट गार्ड एसएसबी. तो भैया जब फर्स्ट टाइम एसएसबी रिकमेंडेशन हुआ तो क्या फीलिंग थी और क्या फीलिंग फैमिली की थी और फ्रेंड्स की थी जो आपके तो इकोसिस्टम में थे? हाँ, तो हमें पता था कि कोस्ट गार्ड में फ्लाइंग भी रहती है. तो तब फैमिली वाज वेरी मच इलेटेड. स्टिल माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू एडवाइस मी टू स्टे ग्राउंडेड, स्टे डाउन टू द अर्थ, because it is not just we clear SSB and you join. There are many other factors. There is medicals, there is merit list, and coast guard में ऐसा है कि coast guard has caste based reservation also, and I am from general class. ठीक है, तो वो रिजर्व मेरिट लिस्ट का भी एक फैक्टर है. ठीक है, तो फैमिली तो ऑफ कोर्स अच्छी थी. मेरा आई वाज आल्सो ओवरवेल्म्ड विद द फीलिंग. माय फ्रेंड्स वर वेरी हैप्पी. आई मीन बिकॉज फ्रॉम माय ग्रुप आई वाज द फर्स्ट टू गेट रिकमेंडेड. जो मतलब एनसीसी के अलावा जो दूसरा मेरा फ्रेंड सर्कल था जो प्रिपेयर कर रहे थे, उसमें दैट वाज माय फर्स्ट रिकमेंडेशन. ठीक है, उस ग्रुप में. तो माय फ्रेंड्स वर आल्सो वेरी मच इलेटेड. एंड इमीडिएटली आफ्टर कोस्ट गार्ड ऐसा होता है कि यू हैव टू इमीडिएटली रिपोर्ट फॉर द मेडिकल्स in base hospital, Delhi cantonment. So 2 days I had. 2 days I just went home, took a flight, went to Pune, met my family, and I flew back to Delhi and gave my medicals. Yeah. तो भैया जैसे एसएसबी का सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट, तो हाँ. फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग टेस्ट जब हम गए थे वहां पे आप देहरादून, और फर्स्ट टाइम एसएसबी के स्क्रीनिंग टेस्ट जब आप रिकमेंड हुए, क्या डिफरेंस था? तो स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे सेम रहता है. हम DIPR गिवन जो एग्जांपल्स है, OIR जिसको हम बोलते हैं, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट. सो दोज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, यू नो logic based question, mathematics based question of very simple nature. They just judge your basic level of intelligence. तो वो तो बहुत इजी थे दोनों वक्त, उधर भी मतलब देहरादून में भी. नाउ हियर एक्चुअली इन कोस्ट गार्ड इट इज डिफरेंट. कोस्ट गार्ड there is no OIR, there is CCBT. CCBT is a test wherein जो questions रहते हैं वो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होते हैं, ना कि हमें यूजुअली एक पेपर दिया जाता है OIR का, वैसे नहीं होता. वो स्क्रीन पे, और उसका टाइम लिमिट भी ऐसा है कि विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन. तो वो दैट इज अ टाइम बेस्ड क्वेश्चन. तो सीसीबीटी तब दिया था, उसकी मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी. पहले यूट्यूब पे वीडियोस थे सीसीबीटी के. तो सीसीबीटी के ऑलमोस्ट 8 to 10 सेट्स मैंने सॉल्व किए थे. आई गॉट यूज टू दैट पैटर्न प्रॉपरली, कैसे होता है क्या होता है. तो वो पैटर्न सॉल्व करके हैंड्स ऑन हुआ था उस पे. और जो पीपीडीटी रहता है दैट वाज वेरी नॉर्मल, जस्ट अ पिक्चर इज शोन, यू हैव टू राइट अ स्टोरी एंड यू हैव टू गिव द नरेशन. ओके, सो तब एएफएसबी में भी वो अच्छा था एंड कोस्ट गार्ड में भी इट वाज फेयरली गुड. There was no issue in that. Yeah. तो भैया जो पीपीडीटी टेस्ट था वो कैसा था, कैसा एक्सपीरियंस था उसका? तो पीपीटीटी में हमें जैसे एक पिक्चर दिखाया जाता है, उसके ऊपर हमें स्टोरी हमें लिखना है. तो उसमें अटायर जो है और एक्शन जो है और बैकग्राउंड जो है वो प्रॉपरली अगर आप जज कर पाओ तो उसके ऊपर एक अच्छी स्टोरी हम लिख सकते हैं. तो द स्टोरीज दैट आई यूज्ड टू राइट वर ऑलवेज वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर, एंड दे हैड मेनी एक्शन पॉइंट्स इन दैट. दे वर नॉट वेग इन नेचर. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वोंट राइट कि that person gave him a first aid. I will write that person first washed his wound, then applied an antiseptic cream, then patched it with some bandage. So, there's a difference between giving first aid and mentioning these details. The person who mentioned these details always has an upper hand. तो ऐसे मैंने पीपीडीटी की प्रैक्टिस की थी, मतलब एक्शन ओरिएंटेड स्टोरीज लिखता था मैं.
ऐसा ज़रूरी होता है क्या भैया पीपीडीटी में कि हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही शो करना रहता है? दैट डिपेंड्स कि सिर्फ पॉजिटिव शो करना है ऐसा नहीं है। अगर पिक्चर नेगेटिव है, जैसे कोई एक्सीडेंट का सीन है, तो वो नेगेटिव स्टोरी को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो उसमें तुम्हारा सेंट्रल कैरेक्टर है, वो कैसे एक्ट करेगा, हाउ विल ही पोर्ट्रे हिज क्वालिटीज एंड हाउ विल ही कन्वर्ट दैट नेगेटिव सिचुएशन विच इज शोन टू अ पॉजिटिव वन। तो दैट इज अबाउट पीपीडीटी आई गेस। बट ऐसा नहीं है कि निगेटिव नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी प्रैक्टिकल इन नेचर इज व्हाट आई थिंक। मस्ट शुड बी प्रैक्टिव। भैया या फिर साइकोलॉजी टेस्ट, उसकी ओके। तैयारी कैसे हुई और वहाँ पे हाँ एसएसबी में एक्सपीरियंस कोई साइकोलॉजी टेस्ट का? ओके। साइकोलॉजी टेस्ट का वैसे एक्सपीरियंस तो नहीं है पीयूष, जैसे स्क्रीन पे दिखाया जाता है एंड वी हैव टू जस्ट राइट द स्टोरीज, देयर इज नथिंग डिफरेंट इन दैट। तो प्रिपरेशन वाइज मैंने बहुत टैट प्रैक्टिस किया था, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जो पिक्चर होता है और उसके ऊपर स्टोरी लिखनी होती है, तो उसकी मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। आई हैड सॉल्व्ड मल्टीपल डोजियर्स ऑफ साइकोलॉजी, और उसमें जो जो मिस्टेक्स होता था वो प्रॉपर एनालाइज करता था। जैसे मैंने स्टोरी लिखी, उसी के ऊपर पेंसिल से मैं मार्क करता था कि आई आई कुड हैव रिटन समथिंग बेटर देन दिस, और दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट फिटिंग इनटू द फ्लो ऑफ द स्टोरी। तो ऐसे मैंने एनालिसिस किया था टैट का। और वैट एसआरटी इज समथिंग दैट यू कैन ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो उसकी अच्छी प्रैक्टिस की थी डब्ल्यूएटी और एसआरटी की। और सेल्फ डिस्क्रिप्शन, यस, आई हैड मेड अ सेल्फ डिस्क्रिप्शन, आई हैड टेकन ओपिनियन फ्रॉम माय फ्रेंड्स, फैमिली एंड एवरी क्लोज पीपल, कि क्या क्वालिटीज है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो प्रॉपर मैंने एनालाइज किया था। मेरे स्ट्रेंथ, वीकनेस, पॉजिटिव पॉइंट्स जो है, मेरे अचीवमेंट्स स्पेशली, जो जो अचीवमेंट्स है वो मैंने एक प्रॉपर पेपर पे लिखा था। एंड आई यूज टू रिफ्लेक्ट दोज इनटू माय स्टोरीज बिकॉज दे वर रिलेटेड टू माय लाइफ। तो वो मैं स्टोरीज में, इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट करने का ट्राई करता था। तो ऐसे मैंने साइक की प्रैक्टिस की है। एनालिसिस करके बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाती है, सेल्फ बिल्कुल, एनालिसिस। मतलब राइट, जो एनालिसिस आप करते हो स्टोरी पढ़ पढ़ के तुम्हें एक रियलाइज होता है कि उसमें क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर हमने वो इम्प्रूवमेंट किया और वो इम्प्रूवमेंट आपने दिखाया साइक में, स्पेशली व्हेन देयर इज प्रेशर ऑन यू, जैसे साइक के इट इज वेरी टाइम कॉन्स्टेंट, टाइम का प्रेशर रहता है, एंड स्टिल इफ यू आर एबल टू परफॉर्म वेल इन दैट, देन देयर दैट गिव्स यू एन अपर हैंड। So analysis is quite important, which should lead to your improvement in your responses. जीटीओ, जीटीओ का क्या एक्सपीरियंस रहा भैया? हाँ, सो जीटीओ के लिए जैसे मैंने बोला, ग्रुप डायनेमिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब लोगों को क्या लगता है कि अगर मैं जीडी में ज्यादा बोलूंगा तो आई विल गेट रिकमेंडेड, बट दैट इज नॉट आईएएस आईपीएस टेस्ट वेर यू कैन पोर्ट्रे योर नॉलेज। An officer is a person who has knowledge, but he has the ability to manage and control people as well, because he is a leader, right? तो जीटीओ में आई ऑलवेज यूज टू पुट मोर इम्पेटस ऑन ग्रुप डायनेमिक्स। जैसे मैंने करंट अफेयर्स की भी पढ़ाई की थी, मैं गुड लेवल पॉइंट्स भी डालता था, पर जैसे अगर फिश मार्केट हो रहा हो तो फिश मार्केट कंट्रोल करने के टैक्टिक्स होते हैं। फिर अगर देर इज ऑलवेज इन एवरी ग्रुप देर इज अ पर्सन हु इज वेरी, what we can say, very talkative, very verbose. Okay, so he won't allow anyone to pitch in into the group discussion. तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, प्रॉपर स्ट्रीमलाइन वे में कैसे ग्रुप डिस्कशन, प्रॉपर कंसेंसस के तरफ, जैसे जीपी में कंसेंसस चाहिए तो उसके तरफ हम कैसे ये कर सकते हैं। तो इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करता था मैं इन ग्रुप डायनेमिक्स। आई हैड डिवाइज्ड माय ओन स्ट्रैटेजी, तो वो कैसे कंट्रोल करना है, क्या कंट्रोल करना है, उसके लिए मतलब आई हैड रेड अ बुक। उसका यार नाम मुझे याद नहीं आ रहा। दैट इज वन बुक रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ओके, तो वो मैंने पढ़ी थी, और उसके जो प्रिंसिपल्स है या उन्होंने जो सिखाया था, तो वो मैं इम्प्लीमेंट करता था मेरे ग्रुप डायनेमिक उसमें जीटीओ में। और बाकी पीजीटी एचजीटी तो यार इट इज जस्ट लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर एक प्रॉब्लम दिया है तो उसको सॉल्व करना है, दैट इज दैट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रिपरेशन एज सच। और बाकी मेंटेनिंग फिजिकल फिटनेस फॉर योर इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। एंड आई रिमेम्बर पीयूष कि मुझे रोप क्लाइंबिंग बिल्कुल नहीं आती थी, तो आई चोज अ जिम वेयर देयर वाज अ रोप, और मैं खुद को बहुत पुश करके वो मैंने रोप क्लाइंबिंग सीखी थी। आई यूज टू वॉच दिस यूट्यूब वीडियो, और मैं उसमें मुझे एक बहुत इजी टेक्निक मिली थी, तो उसको मैं प्रैक्टिस करके रोप क्लाइंबिंग करता था।
तो जैसे फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट उससे अच्छा हुआ था मेरा। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स आल्सो वेंट फेयरली गुड इन एवरी एसएसबी अटेम्प्ट। फिजिकल फिटनेस का बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है डे थ्री। नहीं, आई डोंट थिंक सो। बहुत है ऐसा नहीं है। अ पर्सन शुड बी फिजिकली फिट क्योंकि एकेडमी में जाके दे विल टेक यू टू दैट लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो बेसिक फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, तुम्हें पुशअप्स आने चाहिए, जैसे चिन-अप्स आने चाहिए, रनिंग करना आना चाहिए। उतना बेसिक फिजिकल फिटनेस है तो यू कैन गेट रिकमेंडेड। यू विल बी सरप्राइज्ड, आई हैव सीन वेरी ओबेस पीपल आल्सो क्लियरिंग द एसएसबीज। इट इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल फिटनेस, इट इज अबाउट योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी। तो भैया पर्सनल इंटरव्यू में पर्सनैलिटी प्लस क्या एक्सपीरियंस रहे? कुछ ऑकवर्ड क्वेश्चन जो आज तक के एसएसबी में लगे हों? हाँ, तो पर्सनल इंटरव्यू में जैसे मुझे लगता है कि जो मैं साइक में लिखता हूँ, स्ट्रेंथ, वीकनेस जो उभर के आता है साइक से, वही मैं जाके इंटरव्यू में बोलता हूँ। इट डेवलप्स अ कॉन्सोनेंस बिटवीन बोथ द मेथड्स, दैट इज योर इंटरव्यू एंड योर साइक, एंड व्हेन दैट मैचेस द पर्सनैलिटी प्रोफाइल ओवरऑल गेट्स एनहांस्ड। तो ऐसा है। तो जैसे क्वेश्चंस तो यार लाइफ के ऊपर ही थे, मतलब फैमिली, फ्रेंड्स, योर एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स, उसी के ऊपर आता है। बट ऐसे यूनिक क्वेश्चंस अगर आप मुझे पूछो तो कोस्ट गार्ड में आई रिमेम्बर कि मुझे पूछा था कि हाउ डज अ बोट बोट फ्लोट इन वाटर। ठीक है, तो मैंने वो सब वो बताया था उसके बारे में कि जो प्रेशर अप्लाई होता है, बॉयंट फोर्स जो होता है, उसके बारे में आई गेव एन आंसर इन अ वेरी टेक्निकल वे, फिजिक्स ओरिएंटेड। बट ही सेड दैट आई एम समवन हु डज नॉट नो फिजिक्स। तो तब आप कैसे बताओगे? तब देन आई टोल्ड दैट यू कैन जस्ट टेक बाउल, and that bowl surface should be designed in such a way that when it is left into the water it will automatically float, and why it will float, तो वो buoyant force का मैंने in a simplified way में उनको बताया था कैसे रहता है। तो दैट वाज अ यूनिक क्वेश्चन। देन ऐसा भी हुआ था इन एफएसबी वाराणसी व्हेन आई वाज देयर। तब मैंने अनिश का जिक्र किया, तो अनिश और मेरा इंटरव्यूइंग ऑफिसर सेम था। इन माय इंटरव्यू जो फ्रेंड्स के क्वेश्चन होते हैं, आई टोल्ड अबाउट अनिश। ओके, अनिश ने हमने ये ऐसा किया है, हमने एरो मॉडलिंग किया है, वगैरह वगैरह। एंड द सेम क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू अनिश बाय द सेम इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एंड ही वाज चेकिंग वेदर देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन बोथ। तो ऐसा भी सिचुएशन हुआ था तब एएफएसबी वाराणसी में, जिसमें मैं ऑल इंडिया रैंक 5 आया था एनसीसी स्पेशल एंट्री फ्लाइंग में। बाय द वे, आज 19 तारीख है, 19th अक्टूबर, जब हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, and 19th October is the day in 2024 when I cleared my CPSS exam after getting recommended from Air Force in AFSB Varanasi. उधर तब मैंने CPSS किया था, so this day is also actually very very special to me. भैया तो एसएसबी में माइंडसेट का कितना रोल है? कोर्स माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइंडसेट में जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इन एवरी एक्टिविटीज। ओके, दैट इज आल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दैट यू मस्ट नॉट गेट वेरी अटैच्ड टू एनीथिंग, एनीथिंग इन योर लाइफ। ठीक है, तो हमें हमेशा एक थोड़ा सा स्पेस रखना चाहिए फॉर सम अदर ऑप्शन, सम डिफिकल्ट इवेंट्स, जैसे कुछ टर्नओवर अगर हो गया तो उसके लिए भी तुम्हारा माइंडसेट, यू मस्ट बी रेडी एंड एडेप्टेबल टू एवरी प्रॉब्लम वॉट एवर यू फेस। ठीक है, तो माइंडसेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंड। तो इट इज नॉट जस्ट द फिजिकल फिटनेस, द मेंटल फिटनेस ऑल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली इन एयरफोर्स एसएसबी। उसमें कैसा होता है कि नाउ फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू वाराणसी। Okay, your train reaches at 9 o'clock in the night, and next day 4 o'clock you have to report to AFSB। 4 o'clock आपने रिपोर्ट किया, आपकी नींद तो हुई नहीं है वैसे। 4 o'clock रिपोर्ट किया, आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देना है, स्क्रीनिंग टेस्ट में आप थक जाओगे पूरा। ठीक है, दोपहर में फिर खाना खाओगे, अगर स्क्रीनिंग होके फिर अंदर गए तो वो डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन के बाद इमीडिएटली इन द इवनिंग यू हैव योर साइकोलॉजी टेस्ट, एंड साइकोलॉजी टेस्ट इज अ रिगरस 2.5-3 hour रिगरस टेस्टिंग। ओके, तो उसके लिए आपका मेंटल स्टेमिना तो चाहिए। अगर आप दिन भर थके हुए हो, रात को भी नींद हुई नहीं है, तो आपके जो साइक के रिस्पॉन्सेस है वो भी अफेक्ट होंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक मेंटल फिटनेस चाहिए तुम्हें प्रॉपरली। इसलिए अपना जो हैबिट है रेगुलरली, वो आपको थोड़ा सा टोन करना पड़ेगा। सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है वो थोड़ा
मतलब लिमिट में कम करना पड़ेगा जब तुम्हारी एसएसबी आती है. मोर यू शुड बी मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्रैक्टिस ऑफ दोस टेस्ट्स. या तो भैया जैसे हम पर्सनल इंटरव्यू दे रहा है कोई एसएसबी कैंडिडेट, तो और ऐसा क्वेश्चन आ गया उसके सामने, जब जो उसने ना सोचा हो और जिसका उसके रिप्लाई नहीं पता हो, तो कैसे डील करना चाहिए वहाँ पे? ओके. सो दोज आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस. फर्स्ट इज द नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन. अगर आपको कोई ऐसा करंट अफेयर पूछे या ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जिसका आपको आंसर नहीं पता हो, तो इन दैट केस व्हाट यू मस्ट डू, यू मस्ट accept that you do not know that answer. So you must reply ki sir, sorry, I don't know the answer, but I'll find out and I'll let you know during the day of conference. That should be your reply. And there is no problem in that. अगर आपको कोई चीज पता नहीं हो, you can say that. But अगर पर्सनल ऐसा कोई क्वेश्चन हो, जैसे हाउ यू हैंडल्ड सम एक्स एक्टिविटी इन योर लाइफ. जैसे मैं आपको एक ये बताता हूँ कि my mother was once, she was having some physical problem. उसका headache बहुत हो रहा था, and my father was in Africa that time. तो तब मेरे घर पे कोई नहीं था. पर what we thought that headache is very normal. It is just taking one acidity pill and getting. पर उसका problem वो recurrently होने लगा, 2 दिन 3 दिन. She was not able to get up. She used to feel dizzy when she got up. So I thought that this is something different. I took her. I no driving. I took my car and I took her to the nearest hospital. And there we came to know that her CSF, cerebrospinal fluid, was leaking, which is a very dangerous situation. So this decision that I took, this presence of mind that I shown. So all of this I had written in my book, and I had portrayed this into my interview also. सो उस टाइम उन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछे थे कि ये सिचुएशन तुमने कैसे हैंडल की, कैसे डॉक्टर्स को हैंडल किया, उधर का जो मैनेजमेंट है हॉस्पिटल का वो कैसे किया. तो उस वजह से आपके जो जो क्या बोलते हैं ऐसे जो डिफरेंट एक्सपीरियंस है, इंसिडेंट्स है, अचीवमेंट्स है, वो लिख के रखना चाहिए, सो दैट यू वोंट गो ब्लैंक व्हेन एवर द इंटरव्यू आस्क्स यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट. पर्सनैलिटी को कैसे इम्प्रूव करें इंटरव्यू में जाने से पहले? सो देख, पर्सनैलिटी में इम्प्रूव करने के लिए आई थिंक कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो है, एवरीवन हैज दैट बाय बर्थ. इट इज जस्ट रिफर्बिशिंग दोस क्वालिटीज एंड प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑफिसर विच इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. तो वो जो 15 क्वालिटीज है, उसके बियॉन्ड जाके सोचो, ऐसा मुझे लग रहा है. अब जैसे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इंडिया के 15 है, इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए. अगर वैसे ही आप कंपैरेटिव एनालिसिस करो कि यूएसए के जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, यूएसए आर्म फोर्सेस पर्सनल के, तो उनके ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ज्यादा है. लॉयल्टी, जैसे हम बोले, लॉयल्टी इज नॉट एन ऑफिसर लाइक क्वालिटी इन इंडियन आर्म फोर्सेस, बट लॉयल्टी इज एन ओएलक्यू इन यूएसए आर्म फोर्सेस. तो उसके बियॉन्ड जाके जो क्वालिटीज है, वो आप कैसे रिफर्बिश कर सकते हो. जैसे स्टेमिना एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, तो रनिंग करो, उससे स्टेमिना बढ़ेगा. लाइवलीनेस एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, मिक्स विद इन योर फ्रेंड्स, उससे लाइवलीनेस बढ़ेगी. डिटर्मिनेशन, तो यू सेड अबाउट माई मल्टीटास्किंग, excelling in every walk of life is what? It is determination. तो जो हम रेगुलरली हमारे घर में जो करते हैं, उसी से तुम्हारे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज अच्छे होंगे, और उसी से इनडायरेक्टली तुम्हारी पर्सनैलिटी है वो अच्छी होगी. जब स्टूडेंट्स भैया क्लास 10 से पास आउट होता है और उसे एसएसबी और एनडीए क्रैक करना है, तो कैसे वो रिटेन और क्लास 11th क्लास 12th और एसएसबी मैनेज करे? ओके. सो जैसे मैंने बोला कि 10th के बाद इमीडिएटली डोंट जंप टू एनडीए प्रिपरेशन. दैट विल बी वेरी शॉकिंग. तो पहले जो तुम्हारा 11th का बेस है मैथमेटिक्स का, वो तुम्हारा एकदम प्रॉपर होना चाहिए. बिकॉज एनडीए के में जो क्वेश्चन आएंगे, कैलकुलस होगा या ट्रिग्नोमेट्री होगा, दैट विल बी ऑन द बेसिक्स विच यू लर्न इन 11th स्टैंडर्ड ओनली. तो 11th स्टैंडर्ड में अच्छी पढ़ाई करके मैथमेटिक्स तुम्हारा अच्छा करना है, साइंस अच्छा करना है, ठीक है. वो होने के बाद 12th स्टैंडर्ड में you must study for your boards also, first of all, not just NDA, because I've seen people, they focus towards NDA preparation and their boards, board score gets dilapidated. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. There should be a good balance between both. अगर आप 3 घंटे एनडीए प्रिपरेशन को दे रहे हो, तो उतने ही more than 3.5 hours you must give to your board exams also. क्योंकि देखो, रिटर्न क्रैक करना, एसएसबी क्रैक करना हमारे हाथ में है, लेकिन मेरिट और मेडिकल हमारे हाथ में नहीं है. आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ द मेडिकल्स. ओके, मेरा मेडिकल क्लियर नहीं हुआ है एयरफोर्स फ्लाइंग का.
because of which I'm right now here. I could have been into Indian Air Force Academy right now. ठीक है, तो मेडिकल हमारे हाथ में नहीं है, तो देर यू मस्ट ऑलवेज हैव अ वेरी गुड ऑप्शन बी। तो वो ऑप्शन बी भी बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए 11-12 स्टूडेंट्स को। तो भैया जैसे प्रिपरेशन कोई कर रहा है एनडीए नहीं हुआ, उसके आगे की प्रिपरेशन कौन कौन से एग्जाम वो दे सकता है, इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका एनडीए हुआ नहीं हो तो फर्स्ट आई विल ऑलवेज सजेस्ट टू गेट इनटू एनसीसी। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीसी में आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। अगर आप एग्जाम्स की बात करें तो देर इज फॉर एयरफोर्स देर आर 2 एग्जाम्स, सीडीएस एंड एफकेट। सीडीएस इज फॉर परमानेंट कमीशन एंड एफकेट इज फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। एफकेट स्टैंड्स फॉर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। उसमें आप ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर हो सकते हो, टेक्निकल ऑफिसर, लॉजिस्टिक्स, ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर मतलब फ्लाइंग भी कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एजुकेशन ब्रांच, देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस दैट यू कैन एंटर थ्रू एफकेट एग्जाम। उसके बाद इफ यू आर एन इंजीनियर you can get through by the SSC Tech entry of Army and Indian Navy as well, which gives you SSB only on the basis of your engineering marks. There is no written exam for that. फिर there is TGC Technical Graduate Course। उसका वो भी एक डायरेक्ट एंट्री है इंजीनियरिंग मार्क्स के ऊपर, बट द प्रॉब्लम इज कि उसका कट ऑफ बहुत ज्यादा है। तो वो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेशन फैक्टर कि मुझे टीजीसी का अगर एसएसबी जाना है तो मुझे एकेडमिक्स में इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए। तो दैट वाज आल्सो वन फैक्टर बिकॉज ऑफ विच आई हैव मेंटेन्ड अ कंसिस्टेंट 9 पॉइंटर और मोर देन 9 पॉइंटर इन माय इंजीनियरिंग। ठीक है, तो वो एक चीज है। टीजीसी मैंने बताया वो परमानेंट कमीशन के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आई एम रेकमेंडेड फॉर टीजीसी 141 एज वेल। अगर आप टीजीसी में मेरिट आउट हो जाते हो कि देर इज अ हाई चांस दैट यू विल गेट अ ज्वाइनिंग लेटर फ्रॉम फॉर ओटीए गया, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया, उसके लिए आपको ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है हर ब्रांच के लिए। ठीक है, फिर टीजीसी हो गया, एसएससी टेक हो गया, एसएससी नेवी हो गया। So these are a few direct entries and written entries, and also there if you're NCC cadet you get the NCC special entry. If you're Air Force cadet you get it for Army and Air Force. If you're a Navy cadet you get it for Navy, and if you're Army cadet then you get it only for Army SSB। ठीक है, तो ये सब entries है after your graduation। There's a lot of opportunities। What is the best strategy to clear FCAT exam? See, AFCAT exam in its very original sense is a very easy exam. First of all, that उसके लिए बस आपको मैथमेटिक्स अच्छा करना है, और एप्टीट्यूड इज वेरी इजी एक्चुअली। जो लॉजिकल रीजनिंग हम बोलते हैं दैट इज ऑफ वेरी इजी, एंड यूट्यूब इज द बिगेस्ट ओपन सोर्स एनवायरनमेंट दैट इज अवेलेबल टू ऑल। देर इज नो नीड इन टेकिंग कोर्स, एक्चुअली कोर्स लेने की जरूरत नहीं है एफकेट एग्जाम के लिए। आप सीडीएस के लिए ले सकते हो, लेकिन एफकेट के लिए जो अगर आपने सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखे मैथमेटिक्स के, अगर आपने जीके के वीडियोस, करंट अफेयर्स के वीडियोस देखे, जैसे मैं चैनल्स अगर प्रेफर कर सकता हूँ तो एक इनसाइट एसएसबी करके चैनल है, विच इज द वन दैट आई वॉच्ड माई सेल्फ। आई हैव क्लियर्ड एफकेट 7 टाइम्स। तो वो मैंने सिर्फ उनके वीडियोस देख के किया। वेरी क्रिस्प एंड वेरी शॉर्ट वीडियोस बट वेरी टू द पॉइंट, एंड वेरी गुड वीडियोस, मतलब उससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो वो चैनल आप रेफर कर सकते हो। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सॉल्विंग ऑफ मॉक टेस्ट। टेस्ट बुक करके एक ऐप है, उसका आप सब्सक्रिप्शन ले लो और उसके मॉक टेस्ट आप सॉल्व करो एफकेट के। उससे आपका एक प्रॉपर वो हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी एफकेट एग्जाम के लिए। तो 3 से 4 मॉक टेस्ट सॉल्व करो, यूट्यूब वीडियोस देखो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू क्लियर एफकेट एग्जाम। तो भैया इतने सारे एसएसबी रिकमेंडेशंस के बाद आपको क्या लगता है कि किस पॉइंट्स पे काम करना स्टूडेंट्स को जरूरी है ज़्यादातर, कि कौन सा पॉइंट थोड़ा हार्ड रहता है? हाँ, तो मतलब ओवरऑल ये जो मेरा एसएसबी जर्नी था उसमें मैंने देखा कि साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजी टेस्ट दैट एक्चुअली इज अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफ। तो उस पे आप फोकस ज्यादा करो, और इंटरव्यू टेक्निक पे भी फोकस करो। जीटीओ जो है दैट इज दैट इज समथिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फ्रॉम यू टू डू प्रिपरेशन। मतलब प्रिपरेशन ज्यादा नहीं चाहिए उसके लिए, पर साइक के लिए एंड इंटरव्यू के लिए यस प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो वो इम्पोर्टेंट है। एंड सेकेंडली यार,
ऐसा नहीं है कि भाई मैं एसएसबी कर रहा हूँ तो मैं घर पे बैठा हुआ हूँ। पुट योरसेल्फ इनटू अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। जैसे मैंने एक बैंगलोर के एसएसबी में पढ़ा है कि ऑफिसर शुड बी एबल टू डू एवरीथिंग। दे ही शुड बी एबल टू डांस, ही शुड बी एबल टू कुक, ही शुड एबल टू डू गार्डनिंग, एवरीथिंग। He should be able to fight a war also. So involve yourself into many activities. Speak to people. Speak to people who are experienced. Not only in defense but in normal industries, in corporate. उनसे बात करो. उससे तुम्हारा एक्सपीरियंस और तुम्हारा नॉलेज है वो बहुत अच्छा हो जाएगा. एंड वंस यू रिफ्लेक्ट दैट इनटू एसएसबी, इट इज जस्ट अ केक वॉक, राइट? तो उस पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करो एंड मेनली एंजॉय योर लाइफ. डोंट गेट अटैच टू जस्ट एसएसबी निकालना है, मेरे कितने 10 अटेम्प्ट हो गए, मैं अभी तक रिकमेंड नहीं हुआ. तो उसका रीजन ये है कि आपने एनालाइज नहीं किया है गुरु. अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस किया है ना कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ, कौन से एस्पेक्ट में मैं कुछ प्रोमिनेंट वो कर रहा हूँ, मिस्टेक्स कर रहा हूँ, वो अगर आपने पकड़ लिया तो इट इज वेरी इजी फॉर यू. तो भैया तो एक भैया एक फाइनल फाइनल कंक्लूजन कंक्लूजन एडवाइस क्या एडवाइस क्या होगा होगा जो जो एंड एंड डिफेंस डिफेंस लाइन में लाइन में जाना जाना चाहते चाहते हैं, हैं, एसएसबी एसएसबी क्लियर क्लियर करना करना चाहते चाहते हैं, हैं, या फिर या फिर मल्टीपल टाइम मल्टीपल टाइम एसएसबी एसएसबी फेल हो फेल चुके हो हैं, चुके हैं, उन्हें उन्हें फाइनल टाइम फाइनल टाइम एसएसबी. में. So, my final advice to all the defense aspirants out there is wear your rejections like your medals. Okay, that is the evidence that you have never stopped trying and never stopped trying as well. ठीक है? Be consistent, be disciplined in every walk of your life, and have knowledge of every aspect. Knowledge is something which is never ending. Get thoroughly knowledgeable in every aspect, the aspect that you like, and also get involved into extracurricular activities, play sports, put yourselves into uncomfortable situations, and that will truly lead to your personality development. And one day or the other, if not armed forces, of course you'll get recommended for armed forces, but if not armed forces, then you will be a very better person of your life, a responsible citizen of the country, and a responsible child of your parents. तो भैया ने पूरा कंक्लूजन दिया, आपने 4 रिकमेंडेशन का पूरे उसके बारे में बताया और एसएसबी के बारे में भी गाइड किया कि उनके सामने कैसे चैलेंजेस थे, 9 प्लस सीजीपीए के साथ कैसे मेंटेन किया एसएसबी रिकमेंडेशन सारा जाना. तो ऐसे ही एजुकेशनल पॉडकास्ट चैनल पे आते रहेंगे और ऐसे ही गेस्ट आते रहेंगे. तो थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे चैनल पे आए. Thank you. Thank you.